वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और चैप्टर 2 में आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इस टर्म्स पर आप लोग फोकस करिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ये ऐसा पॉइंट है जो कि आपको कहीं ना कहीं भी पूरे चैप्टर में आपको मिलेगा और इसी से पूरा चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसी व्यवस्था को आकार देने के लिए, यानी ये व्यवस्था बनाने के लिए, ये व्यवस्था लाने के लिए देने वाले कारक, यानी इसको आकार देने के, इसको एक रूप देने का, किसको, भारतीय राज्य व्यवस्था को या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को एक आकार प्रदान करने वाले जो प्रमुख कारक हैं, उन्हीं को हमको इस चैप्टर के माध्यम से चर्चा करनी है। देखिए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में खास करके आप देखिएगा कि किस प्रकार से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अर्थात कौन कौन से कारक उसको एक स्वरूप प्रदान करते हैं, उसके बारे में हमको इस चैप्टर के माध्यम से चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिरकार राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, क्या जानेंगे, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। और चूंकि पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं, यानी एक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं पे जो होती है उसके द्वारा, उसी के द्वारा आप देखिएगा तो एक व्यवस्था क्रिएट होती है, एक व्यवस्था का निर्माण होता है और उस व्यवस्था के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को समझा, अर्थात इसमें आपको प्रक्रियाओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में ही जानना है। तो इसी श्रृंखला में आप देखिएगा अंग्रेजी में इस चैप्टर को कहेंगे फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार किन किन कारणों से मिला, उन्हीं के बारे में हमको चर्चा करनी है। देखो भैया, देखिए पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर, ने बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर 2023 में जो परीक्षा होने वाली है और उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। और बाकी जब तक आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रहेगी, सिलेबस आपका यही रहेगा। ठीक, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चर्चा कर रहा हूं चैप्टर 2। तो ये आने वाले 24 की परीक्षा, 25 की परीक्षा, 26 की परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमको चर्चा करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम जो होती है उसकी मीनिंग क्या होती है, यानी राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे, किसके, राजनीतिक व्यवस्था के। उसके बाद में हम फिर देख लेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आखिरकार क्या होगी। ठीक, उसके बाद में भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कुछ कारक हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग और लगभग 16 कारकों पर विस्तार चर्चा करेंगे। और यहीं पर आपका चैप्टर लगभग एक प्रकार से एकदम से खत्म होने की ओर होगा। लेकिन उसके बाद में हम यही नहीं रुकेंगे, हम आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कभी कभी आ जा रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख कारक, तो भारतीय संघीय व्यवस्था के भी प्रमुख कारक को समझेंगे। और अगर आप कहिएगा तो हम थोड़ा सा और आगे कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी समझ लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं, हम विस्तार से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को जानेंगे, हर एक पहलू को समझेंगे। ओके, तो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल व्यवस्था माने सिस्टम। डेविड ईस्टन कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा को देते हुए, डेविड ईस्टन क्या कहने, इन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक व्यवस्था जो होती है उन अंतःक्रियाओं का क्या होता है, एक नाम, यानी अंतःक्रियाओं को ही हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। लेकिन कौन सी अंतःक्रियाएं, आगे उसको डिफाइन करते हैं। ऐसी अंतःक्रियाएं जिनके द्वारा समाज के लिए, किसके लिए, समाज के लिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर समाज। और समाज क्या होता है, बहुत सारे विद्वानों ने समाज को अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी बताया है। ये बात भी ध्यान रखिए, जब समाज शास्त्र हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो मैंने इसको बताया था। क्योंकि मैकाइवर पेज ने भी कहा था कि समाज जो होता है वो क्या होता है, वो सामाजिक संबंधों का एक
जाल होता है समाज। और चूंकि जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, सामाजिक संबंध किसके द्वारा क्रिएट होते हैं? सामाजिक अंतः क्रियाओं के द्वारा क्रिएट होते हैं। और आपको बता दूं, सामाजिक अंतः क्रियाओं के द्वारा समाज में एक प्रकार से संबंध की भावना को जागृति मिलती है, समाज की में संबंधों की एक प्रकार से बढ़ोतरी होती है, और इन्हीं संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं और इन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। ठीक इसी प्रकार से एक ऐसी प्रक्रिया जो कि राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, उस अंतः क्रिया को या उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा क्या होता है? समाज के लिए मूल्यों का साधिकार विनिधान क्या होता है, यानी कि साधिकार विनिधान, एक अधिकार के साथ एक निधान होता है, एक विनिधान होता है, निर्मित होता है क्या? समाज के जो मूल्य होते हैं वो, ठीक, समाज के मूल्य अधिकार के सहित होते हैं कि नहीं इसको करना ही करना है। कुल मिलाकर के समाज के मूल्यों का निर्धारण करना हुआ या कानून का निर्माण करना हुआ या कुछ चीज का निर्माण करना हुआ तो कहीं कहीं पे एक अधिकार के तहत उसका एक प्रकार से उसको बनाया जाता है। मूल्यों की बात की जाए, मापदंडों की बात की जाए, नियमों की बात की जाए, कानून की बात की जाए या किसी प्रकार की प्रक्रिया, तो इसी प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा समाज के लिए मूल्यों का साधिकार विनिधान यानी उसका निर्माण होता है। किसका? अधिकार के साथ निर्माण होता है सामाजिक मूल्यों का। अब आपको बता दूं कि सामाजिक मूल्य क्या क्या होते हैं। जैसे कि मान लेते समाज में, किसी समाज में चोरी करना नहीं है, किसी समाज में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो जब भी राजनीतिक व्यवस्था को बनाया जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था मतलब एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल सिस्टम की अगर मैं बात करूं खास करके, तो आपको यहां पर थोड़ी बातों पर मेरे ध्यान देना होगा। जैसे मान लेते हैं सिस्टम बनाना हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के लिए आपको देखिए जैसे कि कुछ दबाव समूह होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना, जैसे कि हिंदू महासभा हो गई, इसके अलावा आप देखिएगा आरएसएस हो गया, ठीक, इसके अलावा जो है और भी तमाम सारी चीजें, जैसे कि आप देखिएगा हर एक जातियों को लेकर के एक अपना संगठन बना हुआ है, दलित को लेकर के अपना संगठन बना हुआ है, ठीक, इस प्रकार से आप देखिएगा बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अपना अपना संगठन बनाए हुए घूम रहे हैं, ठीक, ये देखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग एक प्रकार समुदाय के लोग क्या करते हैं, अपना अपना एक समूह क्रिएट कर लेते हैं, और जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई सिस्टम बनाने की बात, चाहे राजनीतिक सिस्टम की बात की चाहे सामाजिक सिस्टम की बात की जाए, तो जब भी इस प्रकार के सिस्टम आते हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं पे इन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है और वही इसके आकार को देने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात भारत में संविधान का निर्माण यूं ही नहीं हो गया है, कुछ चीजों को देखा गया कि हाँ भाई हमारा समाज जो है, हमारी जनता क्या जो है हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, हमसे क्या हमारी जनता चाह रही है, उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके ही हमने क्या किया है, संविधान का निर्माण किया है। तो संविधान का निर्माण करते समय हमने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करी, हमने विभिन्न चीजों को ध्यान में रखा और उन्हीं चीजों को खास करके इसके कारकों में हम रखते हैं। तो कुल मिलाकर के सामाजिक व्यवस्था वो होती है जिसके माध्यम से हम दबाव समूहों, कुछ गुट समूह होते हैं, कुछ एक प्रकार धर्म, संप्रदाय, जाति, जन्म स्थान, लिंग, इन सभी बातों को, हर एक पहलू को, जनता के चित्तवृत्तियों को, जन्म संग्रह को या एक प्रकार से जन दबाव को, इन सभी दबाव समूहों को, इन सभी को हमको ध्यान में रख करके किसी चीज का निर्माण करना होता है। यानी एक राजनीतिक व्यवस्था को बनाने के लिए तमाम प्रकार की चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो राजनीतिक व्यवस्था समझ में आ गई बातें क्या होती है, यानी एक व्यवस्था को चलाने के लिए कि राजनीतिक व्यवस्था चले, करे सरकार चले, आसानी से एक नियम बनाया जाए, कानून बनता है तो भी तमाम प्रकार की चीजों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो वही चीज को मिला करके पॉलिटिकल सिस्टम होता है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करें तो भारत में जो खास करके राजनीतिक व्यवस्था को की बात मैं करूं तो भारत में तमाम सारे जाति हैं, क्योंकि भारत जो है विविधता में एकता स्थापित करने वाला है। भारत में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भारत में आप देखिएगा अलग अलग जो है जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग एक प्रकार से आप देखिएगा, कहीं पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब के प्रांतों में, जहां पर बिहार के प्रांतों में एक मतलब अच्छा सा मैदान है जलोढ़ मृदा का, वही आप जो है दक्षिण भारत में देखिएगा तो पठारी मैदान है, काली मिट्टी है। आप देखेंगे थोड़ा सा उत्तराखंड साइड में चले जाइएगा, जम्मू कश्मीर इधर साइड में, या फिर एक प्रकार से पूर्वांचल के एरिया में तो पर्वत पहाड़ आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से आप राजस्थान में निकल जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा बालू का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के चाहे भौगोलिक विविधता की बात की है भारत में, चाहे सांस्कृतिक विविधता की, चाहे राजनीतिक विविधता की, चाहे सामाजिक विविधता की, या एक प्रकार से जातिगत विविधता हो या धार्मिक विविधता हो, भारत में हर एक क्षेत्र में विविधता विद्यमान। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और चूंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तमाम प्रकार के कारकों को भी ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर
जब भी भारत की बात की जाए राजनीतिक व्यवस्था की, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मतलब वही होता है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके एक नियम बनाया जाए, एक चीज बनाई जाए, एक व्यवस्था क्रिएट की जाए ताकि वो अच्छे तरीके से चल सके, राजनीतिक स्तर पर हो, ठीक है, किसी का शोषण ना हो रहा हो, वेलफेयर तरीके का एक प्रकार से, चूंकि भारत एक वेलफेयर कंट्री संविधान में कहा गया है, तो कहीं ना कहीं पे संविधान और समाज दो पॉइंट निकल करके आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दो चीज निकल करके आती है। एक तो पहली बात मैं बोलूंगा संविधान, क्या भाई, संविधान, और दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात जो इसमें राजनीतिक व्यवस्था में भारत की आती है वो है संविधान, जो है समाज। क्योंकि आप देखिएगा समाज में जो चीजें चली आ रही, क्योंकि सामाजिक मापदंड, जो सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रूढ़ियां जो बहुत पहले से चली आती रही हैं, तो उन रूढ़ियों को भी ध्यान में रख करके जब हम कोई नया कानून बनाएंगे, कोई व्यवस्था लाएंगे, तो उस व्यवस्था में खास करके हमको इसमें ध्यान देना होगा, इस समाज की जो रूढ़ियां चल रही हैं, रीति रिवाज जो है, जो परंपराएं समाज की हैं, उन पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा संविधान की जो चीजें हैं उस पर भी हमको ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर के समाज में खास करके अगर इन चीजों को करना है तो हमको तमाम पहलुओं पर चर्चा करनी होगी। ओके, संविधान निर्माण में आप देखेंगे जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो तमाम प्रकार की चीजों को भी ध्यान में रखा गया था। तो ठीक उसी प्रकार से हमको जब भी किसी राजनीतिक व्यवस्था को बनाना होगा तो हम तमाम प्रकार की चीजों को रखेंगे। वैसे भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान को ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ माना जाता है। कुछ विद्वान जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है मानते हैं कि उसी के द्वारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, भारतीय संविधान के द्वारा। कुछ लोग तो मानते हैं कि जो भारतीय संविधान एक पुस्तक है वही राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि उसके द्वारा आप देखेंगे भारतीय संविधान के द्वारा ही एक नियम लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये मौलिक अधिकार होगा, ये मौलिक कर्तव्य होगा, ये नीति निर्देशक तत्व होगा, ये राज्यों के कर्तव्य होगा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, और राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होगा, क्या योग्यताएं होगी राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री का क्या कार्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी लोगों के कार्य को बंटवारा कैसे बने, कितने साल तक पद पर रहेंगे, सारी प्रकार से एक सिस्टमेटिकल वे में एक व्यवस्था के तरीके से है। तो वो व्यवस्था खास करके यहाँ पर भारतीय स्तर पर खास करके होती है, तो भारत के संविधान की बात की जाती है। और जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर विचार करते हैं तब उसका अर्थ निकलता है कि शासन का स्वरूप क्या है, इसके अलावा शासन का उद्देश्य क्या है, शासन के उद्देश्य के अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो नीति निर्माण यानी कि जो कानून बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनको ध्यान में रख करके हमको कानून का निर्माण करना चाहिए, इसके अलावा कौन से मूल्यों यानी समाज के मूल्यों पर भी हमको फोकस करना होता है कानून बनाने के लिए। इसी प्रकार से नाना प्रकार की चीजों पर हमको ध्यान देना होता है, ठीक है। कुछ भी हमको बनाना हुआ तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज मैं बना रहा हूँ ये सही है, ये नहीं है, और राज्य कार्यों में जनता की भागीदारी है या नहीं है। अगर नहीं रहेगी तो जनता विद्रोह करेगी, दबाव समूह प्रेशर डालेंगे सरकार पर, कई सारी चीजें होगी। यानी कि जब भी कोई भारत में नियम बनाया जाएगा, जब भी कोई कानून बनेगा, सबसे पहले जनता को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, दूसरे नंबर पर जो दबाव गुट यानी समूह जो होते हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, तीसरी बात यह है कि संविधान को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। संविधान में जो चीजें लिखी गई अगर उसके जो है अलावा कुछ दूसरा यानी कि उसको उल्लंघन करता हुआ बना दिया गया तो फिर दिक्कत है। तो क्या होगा, फिर हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, कोई ऐसा नियम बन जाए जो कि संविधान के खिलाफ हो, संविधान में वर्णित चीजों के खिलाफ हो, संविधान की अवमानना कर रहा हो ऐसा कानून, तो उसको हम चुनौती कहां पर देते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हो उसको, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए उस पर पुनर्विचार होता है, ठीक, कि ये कानून सही नहीं, संविधान के दायरे में नहीं है, आप यहाँ इसमें संशोधन कर दो, उसके बाद में फिर लॉन्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के भारत के स्तर की अगर मैं बात करूं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। इसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार किन किन कारकों का विशेष योगदान होता है। कारक समझ रहे हैं ना, ठीक, ये सारे कारक ऐसे हैं जिनके बारे में हमको जानना है। कारक माने होता है रीजन या कारण, ठीक है। तो चूंकि कारण जो होता है एक प्रकार से क्रिया में आ जाता है और कारक एक संज्ञा का काम करता है, नाउन का काम करता है, तो इसी श्रृंखला में हम समझेंगे। तो अब हम समझेंगे भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कुछ कारक। व्यवस्था तो समझ में आ गई, व्यवस्था करना, आयोजन करना, अब किसका, तो राजनीति का आयोजन करना, राजनीति कैसे चलनी है, किन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो कैसे चलेगी, ये चीजें तो आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए समझते हैं क्या कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक है आपका भाई क्या, संविधान की प्रस्तावना।
संविधान की प्रस्तावना की बात, संविधान कौन सा? भारत का संविधान। भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत के संविधान में आपको पता होगा कितनी अनुसूचियां भाई, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 क्या है? अनुसूचियां हैं, यानी 12 शेड्यूल है। ठीक, इसके अलावा बात की जाए 395 जो है ये क्या है? आर्टिकल है, अनुच्छेद है। इसके अलावा बात की जाए लगभग 22 भाग है। ठीक है, यानी कि पार्ट। तो इस कुल मिलाकर के ये भारतीय संविधान की कुछ चीजें थी, मैंने बता दी। पहले भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। उसके बाद में क्या हुआ? 395 अनुच्छेद शुरुआत में बने थे जब संविधान, तभी था। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि संविधान में लगभग 100 से अधिक संशोधन हो गए हैं। तो आपका प्रश्न यह बनना चाहिए कि सर जी जब 395 अनुच्छेद शुरुआत में बना था तब भी था, तो आज कैसे आपने 395 लिख दिया? मैंने इसलिए लिखा चूंकि इसके का खा गा ABCD सेक्शन A B इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर मैंने इस हेडिंग में डाला, ये पहली हेडिंग डाली हमने ये, यानी एक हेडिंग, हमने दूसरी हेडिंग डाली ये, तीसरी हेडिंग हमने डाल दी ये। अब देखिएगा दूसरी हेडिंग में आप देखिएगा ये जो पहला पड़ा है, ये जो दूसरा पड़ा, एक प्रकार से मान लेते हैं। ठीक, 2 पॉइंट रोमन शैली का, तो इसमें यानी कि इसमें परिवर्तन होता है। अब इसमें 2 मान लेते हैं, पहले से लिखा था, तो तीसरा पॉइंट इसी में कोई संशोधन करना, तो तीसरा पॉइंट इसी में हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आता है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आती है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो। चूंकि प्रियम्बल कहती है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। चूंकि जब हम भारत के लोग की बात की गई, जनता की बात कर दी गई, संपूर्ण जनता की बात कर दी गई, तो आप समझ लीजिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि जो भारत की संविधान, जो भारत की सर्वोच्च पुस्तक है कानून की, उसमें बातें बता दी गई कि हाँ जनता के ऊपर डिपेंडेंट रहना, जनता के द्वारा ही हर एक चीज हुई है, और जनशक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, जनता चाह ले तो कुछ भी कर सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के जनशक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और सारी की सारी पावर, चाहे प्रधानमंत्री के हाथ में जो पावर आज है, चाहे राष्ट्रपति के पावर की मैं बात करूं, चाहे राज्यपाल के, चाहे मुख्यमंत्री के, या फिर किसी भी व्यक्ति की जो पावर की बात है, वो सब किसमें निहित है? जनता में निहित है। आप देखिएगा चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई अन्य कर्मचारी हो, सब कहीं न कहीं पे जनता के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। अर्थात चूंकि सभी लोग मिल करके ही, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो जनता जो होती है उसी के पैसे से सरकार भी चलती है, और उसी के पैसे से सब कुछ होता है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका योगदान भारत देश में नहीं है, भारत देश के बनने में नहीं है, इसमें कुछ मेरी भी आभा है। ये जो सूर्य चमक रहा है इसमें मेरी भी कुछ आभा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्थात इसमें सारी करामात केवल राजनीतिक की और राजनेताओं का नहीं है, सारा करामात एक प्रकार से बात की जाए जो है मतलब सभी लोगों का है करामात, यानी कि ऐसा नहीं केवल एक ही लोग भारत देश का एक प्रकार से चला सकते हैं। आप डॉक्टर हैं तो आप अपने हिसाब से कार्य करेंगे तो भी आप भारत देश का कार्य कर रहे हैं। मैं मास्टर हूं तो मैं मास्टरी का काम करूंगा तो भी भारत देश के लिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। आप किसानी कर रहे हैं, आप आलू बो रहे हैं, भुइया बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही उगाया गया भोजन खेत का जो है सभी लोग करते हैं। और खास करके इस बात पर हम लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हम लोग किसान के बच्चे हैं। ठीक, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो है सर जी मैं किसान का, मैं खेती उती खूब किया हूँ, खूब गेहूं और जितना होता है धान मन खूब खुद बोया काटा खूब किया हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि जो कोयर बालने वाली मशीन, कोयर जानते हैं, चारा काटने वाली जो मशीन होती खूब चलाते थे पहले। ठीक, अभी भी चलाते हैं। अब तो हमारी जो है भैंस जो है उसे फेंक दो, चरी कर भी काट करके, चरी जिसको बोलते हैं, चरी समझते हैं चारा, तो उसको काट करके हम लोग वैसे फेंक देते हैं, हमारी सारी भैंस पूरा खा लेती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर समझते हैं, नहीं आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य सबसे बेस्ट है। और वो अगर आपके कार्य को, राजनीतिक व्यवस्था को बनाते समय ध्यान नहीं रखा गया तो आपके साथ नाइंसाफी भी हो रही है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था को बनाने के लिए हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाता है और वही पहलू कारक होते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर समझना जरूरी था। तो संविधान की प्रस्तावना चूंकि डिपेंडेंट है भारत की जनता पर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मतलब कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तमाम प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अखंडता, तमाम प्रकार की चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर यह जानना पड़ेगा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो राजनीतिक व्यवस्था को बनाने का एक प्रकार से आईना है,
यानी एक आईने का काम करता है। संविधान की प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना जो होती है वो क्या करती है, संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि आपको किस प्रकार से जनता की चीजों के बारे में ध्यान रखना है। प्रस्तावना को चूंकि क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है और संविधान का अंग नहीं है। आप देखिएगा संविधान का अंग ना होते हुए भी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। इसी प्रकार से एक ताला, संविधान मान लेते एक ताला है और संविधान नामक ताले की एक कुंजी होती है संविधान की प्रस्तावना। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को आपने अगर सही तरीके से पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि आपने भारतीय संविधान के बहुत सारे पहलुओं के बारे में जान लिया, भारतीय समाज का और भारत देश का आपने प्रकृति को समझ लिया, आपने उसके नेचर को समझ लिया अगर आपने भारत देश की संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसको पढ़ लिया। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से एक राजनीतिक व्यवस्था मान लेते हैं एक शरीर है, तो उसमें जो उसकी जो आत्मा है वो संविधान की प्रस्तावना है, यानी प्रियम्बल। ठीक, वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूं तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन संविधान की कुंजी आत्मा बहुत सारे विद्वानों ने किसको कहा है, संविधान की प्रस्तावना को कहा है। अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मान लेते हैं आपके संविधान का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप किस प्रकार से अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, ये अनुच्छेद 32 कहता है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। हम चर्चा कर लेंगे जब संविधान में से, आपने संविधान फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आपको पता होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आपका है भाई एकीकरण की समस्या। कौन सा पॉइंट है आपका, एकीकरण की समस्या। किसकी समस्या, एकीकरण। चूंकि भारत की बात की है, जब भारत आजाद हुआ उस समय, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो जब भारत आजाद हुआ था तो क्या हुआ था, भारत के आजाद होने में मेरे भाई आपको पता होगा कि तमाम प्रकार की चीजों के बारे में हमको मतलब कि तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करनी होती थी। कौन कौन से पहलू भाई, जैसे कि मान लेते हैं जो एकीकरण की समस्या। जब भारतीय संविधान एक प्रकार से बना तो राजनीतिक व्यवस्था को, तमाम प्रकार के सामाजिक नियमों को ध्यान में रखा गया, सामाजिक रूढ़ियों को, रीति रिवाजों को, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो मान्यताएं थी धार्मिक पुस्तकों में लिखी गई, उनका भी कुछ ध्यान रखा गया। तो यहाँ पर ये चीज इसलिए हमने यहाँ पर रखी, एकीकरण की समस्या इसलिए विद्यमान थी क्योंकि समाज में चाहे बात की जाए 565 रियासतों की और चाहे बात की है धार्मिक विचारों की, चाहे बात की है सांस्कृतिक विचारों की, चाहे सभ्यताओं की या लोगों की जातिगत विविधताओं की या एक प्रकार से भौगोलिक विविधताओं की, तो कुल मिलाकर के पूरे संपूर्ण समाज में विविधता विद्यमान थी। हर व्यक्ति अपने अपने विचारों को लेकर के उड़ रहा था, तमाम प्रकार के लोग अपना खुद राजा बना रहना चाह रहे थे। इस प्रकार में इस समय ऐसी जटिलता जब थी समाज में, उस समय एकीकरण की समस्या सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। और राजनीतिक व्यवस्था को बनाया किसने, एकीकरण ने, क्योंकि एकीकरण की समस्या को हल कर लिया गया ठीक इसी तरीके से। और जब एकीकरण की समस्या कैसे हल हुई, जब राजनीतिक व्यवस्था को बनाया गया। ठीक, अब चूंकि राजनीतिक व्यवस्था को बनाने में संविधान की प्रस्तावना, संविधान का योगदान रहा है, तो संविधान जब बना तो उसमें यह बताया गया कि सभी समान है। अनुच्छेद 14 जो कि भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत है, एक मौलिक अधिकार के रूप में है, वो कहता है विधि के समक्ष समता, कानून के हिसाब से हर व्यक्ति बराबर होगा। कोई ये नहीं है कि आप बहुत अमीर हैं तो आपके लिए दूसरा कानून लगेगा और आप बहुत गरीब हैं तो आपके लिए दूसरा लगेगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अमीर हैं तो भी आपको उसी सजा होगी उस दंड, मतलब कि किसी दंड, मतलब किसी गलत कर्म के लिए आपको जो दंड का प्रावधान रहेगा बड़े व्यक्ति को, वही दंड का प्रावधान किसी गरीब व्यक्ति को, हमारे जैसे व्यक्ति को रहेगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थात संविधान के हिसाब से या कानून के हिसाब से हर व्यक्ति बराबर है। और इसी बराबरी को ध्यान में रख करके, तो चूंकि हर एक जाति के धर्म के लोग, मतलब कि हर जाति के लोग बराबर हैं, हर धर्म के लोग बराबर हैं, हर मान्यता के लोग, हर विचार के लोग बराबर हैं। आप ये अब छुआछूत का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। और इसी को लेकर के अनुच्छेद आप देखिए 1953 ईस्वी के आसपास आप देखते हैं कानून पास होता है, अस्पृश्यता अधिनियम, उसमें भी मतलब छुआछूत ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी, उसको समाप्त कर दिया गया कानून के द्वारा भी और सामाजिक भी द्वारा भी। समाज में भी अब कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा मतलब कि छुआछूत लगभग समाप्त हो चुका है, अब किसी प्रकार का कोई छुआछूत रहा नहीं है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब जाति आप देखिएगा, जाति भी अब धीरे धीरे क्या हो रही है, एक प्रकार से उसमें भी कमी आ रही है। और एक प्रकार से कुछ जातियां हैं जो एक प्रकार से अपने आप में प्राउड है, कुछ जातियां एक प्रकार से अपने आप को बदल रही हैं, कई सारी चीजें हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कुछ भी आप देखिएगा, जो लोग जाति का विरोध करते हैं वो भी अपने नाम के पीछे कुछ ना कुछ जाति लगाते हैं।
तो टाइटल लग गया। अगर जाति इतनी ही बुरी है तो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, जब उन्होंने सारी चीजें बैन की थी तो जाति शब्द को भी बैन कर देना चाहिए था, जो पीछे जाति लगा देते हैं। ठीक, तो ये एक राजनीतिक चाल भी है, ये बात आप मान लीजिएगा। मतलब कि आप जो भी काम हो रहा है आपके साथ, यानी जनमानस को एक प्रकार से अलग करने का प्रयास आप देखते हैं राजनीतिक लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल संस्था को, पॉलिटिकल व्यवस्था को अच्छे तरीके से बनाने के लिए और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जो नेता होते हैं कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, वो आपके मन को बहलाने के लिए इतना ज्यादा आपको रस भरेंगे, रस मलाई खिलाएंगे कि एकदम से मनमुग्ध हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए, और जीतने के बाद में आपको दिखेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के एकीकरण की समस्या जब शांत होती है, राजनीतिक व्यवस्था को एक अच्छा आकार मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा पैर में कुछ लग गया, चलिए सॉरी, चलिए प्रारंभ करते हैं फिर से। तो हम समझने वाले थे क्या भाई, अगला पॉइंट आपका है भारतीय संविधान। क्योंकि भारतीय संविधान अगर ना होता तो मेरे हिसाब से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को वो आकार ना मिल पाता जो आकार आज है। अर्थात भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वह पुस्तक है जिसके द्वारा भारतीय संविधान के नियम बनाते हुए हम ध्यान रखते हैं और हर चीज में ध्यान रखते हैं। हालांकि भारतीय संविधान एक प्रकार से मतलब जटिल नहीं है, भारतीय संविधान जहां पर एक प्रकार से कठोर है वहीं पर बहुत लचीला भी है। अर्थात भारतीय संविधान कठोर भी है, लचीला भी, इसमें संशोधन बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत सारे संशोधन हो गए हैं इसमें। आप देखिएगा भारतीय संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो गए हैं। आप सोचो कितनी कमियां रही होंगी जब बनी। वैसे ये कमी, कुछ कमियां रही होंगी, कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना करी है, लेकिन इतना एक प्रकार से कह देना ये कि हाँ इसमें संशोधन हो गया, मात्र इसी आधार पर कह देना कि संविधान अच्छा नहीं था, तो संविधान बहुत बेस्ट बना था उस समय जब बना था, और दुनिया के लोग देख रहे थे कि भारत का संविधान बना है। क्योंकि भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए लोगों ने बहुत दिनों तक मेहनत करी और लगभग बहुत से 100 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसमें से जो अच्छी चीजें थी उसको संविधान में इम्प्लीमेंट, उसको रखा गया। इसीलिए भारतीय संविधान पर एक आरोप ये लगता है कि भारतीय संविधान जो है ये उधार, एक प्रकार से उधारी का थैला है। अर्थात अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार को ले लिया, नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से उठा लिया, इसके अलावा रसिया से आपने क्या ले लिया, मौलिक कर्तव्यों को ले लिया। इसी प्रकार से आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची वगैरह ले ली, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची ले ली। इसके अलावा आप देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था आपने कहां से ली, कनाडा से ले ली। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली आपने ब्रिटेन से ले ली। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग संविधानों से जो अच्छा लगा उसको हमने ग्रहण कर लिया, ओके, कुछ नया अपने तरफ से नहीं जोड़ने का प्रयास किया। और लगभग 100 से अधिक संविधान के जो अनुच्छेद है जो संविधान में अभी भी वर्णित है उनको हमने 1935 यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे हमने लगभग 100 से अधिक संविधान को, मतलब कि संविधान के अनुच्छेदों को, मतलब कि वहां से उस लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को हूबहू हमने या फिर उसमें कुछ संशोधन करके संविधान में शामिल कर लिया और कुछ को हमने विदेशियों से ले लिया, अलग अलग देशों के संविधान से। तो ये कोई बुराई नहीं है, वैसे अच्छाई है, चूंकि अगर आप कोई व्यक्ति है आपके सामने तो उसकी जो अच्छाई है उसको आप ले लीजिएगा और बुराइयों को छोड़ दीजिए। इसमें बहुत बड़ी अच्छाई है और बहुत बड़ी चीज है। आत्मसात करना बहुत बड़ी कला है। आत्मसातीकरण पॉलिटिकल साइंस में आपने सेकंड सेमेस्टर में एक चैप्टर पढ़ा होगा। आत्मसातीकरण का तात्पर्य ये होता है कि आप किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी व्यवस्था को जो दूसरे देश में है उसको अपने अंदर, अपने देश में लाने का प्रयास कैसे करते हैं, ठीक, तो वो प्रक्रिया होती है। तो भारतीय संविधान की बात की तो भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है लिखित, जो कि चूंकि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, लिखित संविधान सबसे बड़ा दुनिया का भारत का संविधान, मतलब भारत का संविधान ही है। तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान की बात की जाए तो इसे देख करके जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसको बहुत बड़ा आकार मिलता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर माने तो भारत का संविधान ही होगा जो कि राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान जहाँ कठोर है वही लचीला भी है, ठीक है। कुछ ऐसे इसमें कानून है, कुछ ऐसे नियम है जो कि बहुत जटिलता से इसमें संशोधन होते हैं, कुछ ऐसे जिसमें बहुत सरलता से हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता जो होती है भी राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में मदद करती है, उसके कारक में शामिल। क्षेत्रीयता मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं भारत में आप देखते हैं कई सारे क्षेत्र हैं,
अलग अलग क्षेत्र अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिएगा जैसे कि आए दिनों दो राज्यों के बीच में चाहे सीमा विवाद होता है और चाहे नदी के जल को लेकर के विवाद होता है, कितना जल हमको लेना उतना जल, राज्यों में होता है विवाद। तो इसके विवाद के लिए निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसमें बात जाती है तो उसमें उसका निर्णय होता है। तो कुल मिलाकर के क्षेत्रीयता की भावना जो होती है, इसके द्वारा इसको भी यानी क्षेत्रवाद को, इन क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान रख करके भी राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान रखा जाता है। यानी क्षेत्रीयता के हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था को एक आकार, एक स्वरूप मिलता है। ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीयता समझ रहे हैं ना कि कोई क्षेत्र विशेष हो गया कोई, तो वो अपने तरीके से सोचना चाह रहा है कि हमारे यहाँ का डेवलप कैसे होगा या अलग अलग चीजें, तो अपने हिसाब से व्यवस्था को उसमें इंप्लीमेंट करने का प्रयास। अगला है धर्म। प्रत्येक धर्म यही सोचता है कि उसके जो धार्मिक जो नियम है वो बने रहे। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो हमेशा एक प्रकार से जब मुस्लिम धर्म की बात आती है, किसी प्रकार का कोई संशोधन की बात आती है मुस्लिम धर्म में, तो खास करके कुछ धर्म के नुमाइंदे 4, 6, 10 लोग हैं, वो टीवी पर आकर के पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि क्या होता है, जब हिंदुओं के संस्कृति में परिवर्तन होता है तो कोई नहीं जाता बोलने। क्यों नहीं जाता? क्योंकि पता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और चूंकि जो सनातन धर्म है ये प्रकृति पूजा करता है और प्रकृति में परिवर्तन होना चाहिए। अगर प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है, नेचर में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो कोई धर्म का नेचर हो चाहे किसी भक्त का नेचर हो, परिवर्तन अगर नहीं होता तो आपके नेचर का यानी आपका निरसन हो सकता है। निरसन मैंने समझ रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, मतलब खत्म हो जाना, जिसका अस्तित्व मिट जाना। ठीक, तो ये चीजें होती है। यानी धर्म के जो रीति है, जो रिवाज है, उसको मानिए, लेकिन कुछ ऐसी रीतियां हर धर्म में होती हैं। हिंदू धर्म की बात की, बहुत सती प्रथा थी, या इसके अलावा और भी चीजें थी। आप देखते हैं बाल विवाह था, या जो है प्रदा प्रथा थी, तो वो सब धीरे धीरे क्या हो गई, अब समाप्त हो गई। आप देखते हैं कि आज हिंदू के घर की औरतें एक प्रकार से मोटरसाइकिल में बैठ करके आराम से, बाल अगर उनका खुला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जाती है, शॉपिंग करती है, टहलती घूमती है। अब स्त्रियों को एक प्रकार से, अब ऐसे होगा कि आप स्त्रियों को एक प्रकार से पर्दा में रखेंगे, तो भगवान उनको किस लिए बनाए कि वो साड़ी के ओट में या फिर उसके घूंघट के ओट में रहे, या फिर एक प्रकार से वो और चीजों को पहने। इससे क्या होता है कि आपको जो प्रकृति ने दिया है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं पे हो जाता है। ठीक, हालांकि चीजें दिखना चाहिए, क्योंकि भाई आपको अगर प्रकृति ने इतना खूबसूरत या अच्छा बनाया है तो उसका कोई मतलब नहीं जब तक कोई उसका तारीफ ना करे, कोई देखे ना आपको। ठीक, अब ये तो क्या था, नियम पहले किस लिए बनाया था कि पुरुषों ने इसलिए नियम बनाया था कि भाई पुरुष लोग बाहर जाते हैं दूसरे की जो है औरतों को या फिर और भी लोगों को देखते हैं वहां पर जाकर के, ठीक है, दूसरी लड़कियों को देखते हैं। ठीक, लेकिन क्या था कि जो महिलाएं थी वो घर में ही दब के रह जा रही थी, उनको बाहर निकलने का अधिकार नहीं देते थे ये लोग। ठीक, ये गलत चीज था। आप खुद जाकर के चौराहे में बैठ करके समोसा और चाय पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, और वहां पर घर में बैठ करके महिलाएं केवल उनको खाना बनाने का अधिकार है, या खाना बनाने के लिए पैदा हुई है, वो बिल्कुल नहीं पैदा हुई है ना। इस बात पर भी ध्यान देना होगा। यानी जहां पर आप बराबरी की बात करते हो, हर एक क्षेत्र के हर धर्म बराबर है, हर व्यक्ति बराबर है, तो भाई नारियों को भी वो अधिकार दीजिए ताकि वो भी उनको लगे पूरा बराबर का अधिकार। मतलब ये नहीं जरूरी कि सारा का सारा अधिकार दे दिया कि हाँ जो है एक प्रकार से मान लीजिएगा, एक चौपाई में बोलना चाहूंगा, ये तो है थोड़ा दबाव या फिर थोड़ा जरूर होना चाहिए महिलाओं पर, चूंकि क्या होता है कि थोड़े से में बहक जाती जल्दी। ठीक, अगर इनका कोई बड़ाई कर दो कि बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, आंखें मधुशाला, ये है वो है, दुनिया भर का बोल दो, तो एकदम से क्या हो जाएगा कि एकदम से खुश हो जाएंगे कि मतलब बहुत ज्यादा, और कुछ भी फिर उसके बाद में सब कुछ संभव हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इनको मतलब स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन एकदम खुली स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है, बहुत सारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि भा बरखा जिम फूट की यारी, भई स्वतंत्र बिगड़ी सब नारी। अर्थात स्वतंत्रता दी जाए लेकिन उचित तरीके से, पुरुषों को भी स्वतंत्रता दी जाए लेकिन उचित तरीके से। ठीक, यानी कि दोनों व्यक्तियों पर ध्यान रखा जाए कि किस प्रकार से गलत राह पर वो व्यक्ति ना जा सके। ठीक, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बाकी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को, चूंकि उसका प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता, उसको छीन कोई नहीं सकता है। तो धर्म की बात की जाए तो धर्म के नियम जो होते हैं खास करके उसको ध्यान में रखा जाता है जब भी राजनीतिक व्यवस्था को बनाया जाता है। संविधान जब बना था तभी इन चीजों को पर ध्यान रखा गया था, धर्म पर, मतलब की क्षेत्रवाद पर, क्षेत्रीयता पर, धर्म पर, इन सभी चीजों पर। तो कुल मिलाकर के जो धर्म के नियम है उस पर थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो रहा है प्रकृति के हिसाब से, थोड़ा सा हो जाने दीजिए। ठीक है, उसमें उसको लेकर के भाला बर्छी
और बल्लम लेकर के सड़क पर उतरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसके कई रीजंस हैं, ठीक है। वो संस्कृति का हनन नहीं हो रहा है, संस्कृति और अच्छी हो रही है। अब जरूरी है कि आप पाश्चात्यकरण की संस्कृति को उठा लीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर पर्दा प्रथा खुल गया इसका मतलब कि आप एक प्रकार से जो है एक प्रकार से अंग प्रदर्शन करेंगे, ये गलत बात है, ठीक। इसका मतलब ये नहीं, आप थोड़ा सा ऐसे मर्यादित चीजों में रहिए ताकि लोगों को, समाज को बुरा ना लगे और आपको भी बुरा ना लगे, आपके घर वालों को भी बुरा ना लगे, ठीक। ये चीजों के धर्म। अगली बात है धर्म के अनुसार क्या होता है। धर्म एक ऐसा कारक है जो कि राजनीतिक व्यवस्था को आकार देता है। छठवां कारक है आपका समायोजन और सहमति के सिद्धांत। समायोजन की बात की जाए, समायोजन का मतलब क्या होता है, और सहमति, यानी आप देखिएगा समायोजन, जब भी कोई नियम या कायदा या व्यवस्था लागू की जाती है तो आपको पता होगा समायोजन का ध्यान रखना है। तो समायोजन का मतलब होता है आपका एक प्रकार से जब भी कोई कानून बनेगा तो सभी की सहमति से, जनता की सहमति से बनेगा। जनता की अगर सहमति नहीं है उसमें तो फिर दिक्कत है। समायोजन नहीं, यानी कि सभी धर्म को ध्यान में रख करके, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके, सभी जो है जातियों को ध्यान में रख करके इस प्रकार से चीजों को बनाया जाता है ताकि सभी लोगों को उचित अनुचित का ज्ञान हो सके। यानी आप देखिएगा अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता सभी लोग बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, क्षेत्रीयता, प्रजाति विभेद, इन सभी के आधार पर किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आप नर हैं चाहे नारी हैं, कानून सभी के लिए बराबर है। आप चाहे जो है ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, सभी के लिए कानून बराबर है। आप चाहे एक प्रकार से बात की जाए, आप चाहे गोरे हैं बहुत ज्यादा, चाहे आप बहुत ज्यादा काले हैं, सभी, चाहे सांवले हैं, सभी के लिए कानून बराबर है। ओके, चाहे आप पुलिस में हैं और चाहे आप एक आम नागरिक हैं, आप सभी के लिए कानून बराबर है, ठीक। तो कानून के हिसाब से विधि के समक्ष समता और किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 साफ साफ कहता है, ठीक। तो सभी की सहमति और सभी का समायोजन जो होता है, इसके सिद्धांत को ध्यान में रख करके राजनीतिक व्यवस्था को एक आकार मिलता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट आपका आता है 7वां पॉइंट, देखिएगा 7वां पॉइंट है ब्रिटिश विरासत। चूंकि बात यह है भारत पर ब्रिटेन ने लगभग और लगभग 250 वर्षों तक शासन किया, या 200 वर्षों तक मान लेते हैं, ठीक है, 250 वर्षों तक या 200 वर्षों तक शासन किया मुख्य रूप से। तो उसमें खास करके आप देखिएगा ब्रिटिश विरासत में, तो वो लोगों ने इतना ज्यादा हम लोगों को अपने तरीके से बना लिया कि हम लोग उनकी चीजों को आधुनिक वे में लेने लगे। यानी कि जो उन्होंने कहा वही सही है, हम अपने विचारों को, अपनी नीतियों को, अपनी जो सनातनी परंपरा थी उसको भूल गए और बस केवल फोकस इस पर कर दिया हम लोगों ने, बस कि ब्रिटेन वाले अंग्रेज आए, बस वही। मुस्लिम लोग अपना एक प्रकार से नई नई चीजों को ध्यान में रखने लगे और हिंदू, खासकर मुस्लिम लोगों ने तो कम अपनाया, लेकिन जो हिंदू लोग थे, सनातनी लोग थे, बहुत सारे लोग एक प्रकार से लगने लगा कि बस पैंट शर्ट टाई पहनने से अब दुनिया का सबसे बड़ा इन्हीं बन जाएंगे, सूट बूट में साहेब बड़का, ठीक। तो ब्रिटिश विरासत में क्या हो गया, जो ब्रिटिश के कानून थे उन्हीं को वो चूंकि सहज लगने लगी, अब वो चूंकि अब वो प्रयोग में आ गए, और जो चीज प्रयोग में आती, मैं आपको बता दूं, वो सरल लगने लगती है धीरे धीरे, ठीक। आप देखिएगा पहले आपको किसी व्यक्ति से अगर आप पहली बात करेंगे तो थोड़ा सा आप कठिनता महसूस करेंगे, जटिलता महसूस करेंगे उससे बात करने में, लेकिन जब उससे 2-3-4 बार बात कर लेंगे, 5 बार, जब घनिष्ठ संबंध हो जाएगा तो उनके मतलब कि उसमें सरलता आ जाएगी, ठीक। यानी कि तो ब्रिटिश विरासत में जो हमको चीजें मिली, जो नियम कायदे वो लोग हम पर शासन कर रहे थे, उसमें हमने क्या कर दिया, उसी व्यवस्था को हुबहू लागू कर दिया, यानी उसी व्यवस्था में कुछ छेड़छाड़ करके उसी को इंप्लीमेंट, यानी ब्रिटिश विरासत जो थी उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है इसको आकार प्रदान करने में, राजनीतिक व्यवस्था को, ठीक। इसके अलावा जाति, कास्ट जो रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें भाई, कास्ट यानी जो जाति है, जाति चूंकि इसके हिसाब से आप देखिएगा अलग अलग तरीके से चीजें होती है। ओके, बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूं, उसके बाद में प्रारंभ करता हूं, ठीक। आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी किसमें पानी पी रहे, वैसे आमतौर पर आप लोगों ने जो है टीचर्स को देखा होगा कि बोतल में पानी पीते हैं, और अधिकतर मैं बोतल में पानी इसलिए नहीं पीता हूँ क्योंकि उससे दिक्कत होती, बीमारियां फैलती हैं। लोटे में पानी पिया जाता है, गिलासों में नहीं पानी पिया जाता। लोटा, बढ़िया सा एक लोटा, देखिए लोटा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हमारा यही लोटा है, हमारे रूम में ऐसे रहता है। किसी दिन मैं अपना रूम दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए लोटा है, बढ़िया नया लोटा भी मैंने मंगवाया था, इसको बहुत जबरदस्त है, बहुत मोटा लोटा है, ठीक है।
इसमें किसी प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया मतलब कि पानी के साथ नहीं होने वाली है। आराम से भर लो एक लोटा और पानी पियोगे। ये देखिए इसकी मुड़ेरी जो है मोटी होती है, जब इससे पियेंगे तो खूब अच्छा लगेगा, थोड़ा पानी और ज़्यादा पी पाएंगे। तो जब भी आप पानी पिए तो पानी पीने का सही तरीका ये है कि आप क्या करें, बैठ करके पानी पिए। वैसे मैंने खड़े होकर के पी लिया, लेकिन नियम है बैठ करके पानी पीने का, ठीक। क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो बैठूंगा, आप आपकी क्लास का टीचर तो हूँ नहीं कि कुर्सी पे बैठ के पढ़ा दूँ आराम से किताब खोल के, ठीक। मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को पढ़ाने के लिए। चलिए, तो भारतीय संविधान क्या हो गया भाई, भारतीय संविधान समझ में आ गया, क्षेत्रीयता समझ में आ गया आपका, ठीक। धर्म, समायोजन, सहमति, ये सब सिद्धांत समझ में आ गए। ब्रिटिश विरासत और इसके अलावा जाति। अब जाति की मैं बात करूं तो बहुत सारी जातियां हैं, वो अलग अलग तरीके से उनमें संगठन होते हैं, अलग अलग गुट बनाए हुए हैं, अलग अलग एक प्रकार जो है वो कहीं ना कहीं पे संप्रदाय का निर्माण कर लेते हैं। मतलब कि अब इस समय तो बात की जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बन चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप इतने ज्यादा बन चुके हैं, उसमें मतलब फलाने जाति मतलब सब अपने अपने जाति को ये समझ रहे हैं कि बस हम ही तीरंदाज हैं। और ये अब इसमें देखिए कितना ज्यादा वो हो रहा है कि मतलब सभी लोग यही समझते हैं कि हमारी से सब कुछ है, दुनिया चल रही है बस। तो ये जातिवाद, तो चूंकि जब भी आपको व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में ध्यान देना होगा, और चूंकि राजनीति वाले जो लोग होते हैं इसी सबका फायदा उठाते हैं, जाति वालों का, यानी बहुत सारी जातियों का, कि इस जाति को उठा लो। अब देखिएगा अभी तक धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा था, अब क्या हो गया कि अब चूंकि भारत में खासकर अब दलितों के नाम पर अब एक प्रकार दलितों का धर्म कन्वर्ट करवा करके आप देखिएगा कि एक प्रकार से उनको बौद्ध धर्म कन्वर्ट करवा करके सनातन से अब उसको अपनी तरफ लेना, कि अब जिन्होंने करवाया होगा वो उनका वोट बैंक मजबूत हो गया। 10-12 हजार जो वोट लोगों ने किया, अब उनका वोट मजबूत हो गया कि अब 10,000 वोट तो भैया उन्हें जाएगा एकदम से। तो कुल मिलाकर के भी देखिएगा उनको थोड़ा सा मतलब तमाम प्रकार की चीजों को बताया होगा, दूसरे धर्म की बुराइयों को खूब, सनातन धर्म की बुराइयों को खूब बताया होगा झोर झोर करके, और उसकी अच्छाइयों को बता दिया होगा। क्योंकि सनातन धर्म की इतनी ज्यादा अच्छाई है कि वो खास करके उन लोगों से परे जिन्होंने इनको चीजों को समझाया, उनसे परे हैं चीजें। तो खास करके आप देखिएगा अब ये सब विभाजन ही एक प्रकार से तो तमाम प्रकार की चीजें थी जाति व्यवस्था। तो इससे क्या होता है, राजनीतिक जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, तो वोट बैंक मजबूत। तो इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को जब लागू किया जाएगा तो जाति को ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि संसद में जो बैठेगा उसको चूंकि गांव गांव वोट मांगना है, तो वो कहेगा कोई नियम कानून बनेंगे, अरे भैया ध्यान देना, वो जो कानून है उस जाति को ध्यान में रख करके कोई हानि ना होने पाए या फिर कुछ ना होने पाए, तो वो ध्यान रख करके बनाया जाता है, ठीक। ये चीजें। इसके अलावा जाति व्यवस्था को लेकर के ही आप देखिएगा आज तक आरक्षण जो व्यवस्था लागू की गई थी 10 सालों के लिए, वो आज तक खत्म नहीं हो पाई। क्यों नहीं खत्म हुई, क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि ये था कि जो हमारे पिछड़ी जाति के भाई बंधु हैं, हमारे जो एक प्रकार से जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको फायदा हो सके, इसके लिए बनाया गया था। लेकिन इसका गलत प्रयोग भी हो रहा है कहीं ना कहीं पे आज के वे में, ठीक। इसको ध्यान रखना चाहिए कि जो है इकोनॉमिकल वे पर एक आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि क्या हो कि जो गरीब है बेचारे उनको मदद मिल सके, और जो अमीर हैं और फिर भी एक प्रकार से आरक्षण का वो ले रहे हैं, तो उनको आरक्षण की व्यवस्था में शामिल नहीं करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से, चूंकि सभी व्यक्तियों को जो है एक प्रकार से खाने पीने के लिए रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को मिल गया और वही बार बार प्रयोग कर रहा है। क्योंकि गरीब व्यक्ति ऐसे उनके पढ़ने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, कि हाँ वो पढ़े आसानी से, और उनके लिए, क्योंकि गरीब का लड़का कभी कंपटीशन के बारे में जानता ही नहीं। आप गांव वगैरह में जाकर के पूछिएगा किसी से जो गरीब व्यक्ति होगा, वो जानता ही नहीं बेचारा कि कंपटीशन क्या होता है। आज तो मान लो सोशल मीडिया का जमाना हो चुका है, आप लोग थोड़ा थोड़ा अवेयर होने लगे, जानने लगे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जानते ही नहीं थे लोग, ठीक। आप देखिएगा अभी पेट का एग्जाम लगा था, आप देखिए कितने लोग बेचारे, मतलब जो हमारे जो है भाई बंधु थे, खास करके लटक लटक करके ट्रेन पर यात्रा की है। और खास करके आप जब देखिए आप लोग कि अच्छा इसको भी लोग धर्म और राजनीति से जोड़ रहे हैं कि आपने ये कर दिया और उसके लिए मतलब बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। धर्म से नहीं जोड़ना है, सरकार से ये मांग करनी है कि भाई जिस प्रकार से आप जो है तमाम प्रकार की चीजों को, चूंकि जनता के पैसे आप देखते हो कि जो आप पैसा जो है भरते हो फार्म वगैरह में, उसके लिए आप देखते हैं कि जो चीजें आप देते हो तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा, उस पैसे को कहाँ जाता है, तो उसको मिलना भी तो चाहिए ना। जो पैसा आपके जो सामान, आप कोई भी सामान खरीदते हो, यहाँ तक का ये मार्कर खरीदते हो, तो इसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। और वही चीज है, तो जाति खास करके व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सब जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका। जाति में तो कुछ चीजें आप लिख दीजिएगा आराम से, ठीक। अगला आधुनिकीकरण।
आधुनिकीकरण की अगर बात करूं तो जो मॉडर्नाइजेशन है, यानी कि जो एक प्रकार से लगातार जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। संविधान निर्माताओं ने इस राजनीतिक व्यवस्था को बनाने के लिए या उसके आकार को सेट करने के लिए सबसे पहले ध्यान में किसको रखा है, मतलब ये भी ध्यान रखा जाता है कि हमको आगे चल करके कुछ दिनों तक चले, ताकि फिर संशोधन ना करना पड़े। ठीक, तो आधुनिकीकरण को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक कारक भी होते कुछ, यानी जो सांस्कृतिक चीजें हैं, चाहे भौतिक संस्कृति की बात की जाए चाहे अभौतिक संस्कृति की बात की जाए, सभी को ध्यान में रख करके क्या क्या आता है, राजनीतिक व्यवस्था को आकार प्रदान किया जाता है। तो नहीं, आकार प्रदान करने में राजनीतिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण भूमिका सांस्कृतिक कारक भी निभाते हैं। इसके अलावा कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योगों में भी आप देखते हैं आए दिनों विकास ही हुआ है, और इसी विकास के दौरान आप देखते हैं कृषि के दौरान हुआ, कृषि में हुआ। तो कृषि जब भी कानून बनेगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में जब राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो राजनीति में इस बात को ध्यान रखना, चाहे बजट पास करने की बात होती है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था को या राजनीतिक कानून बनाने की बात होती है, उसमें भारतीय जो कृषि है उनको और उसके उद्योगों को, जो उद्योग हो रहे भारत में, चाहे लघु उद्योग हो चाहे कुटीर उद्योग है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण कारक क्या निभाता है, कृषि और उद्योग। चूंकि भारत की लगभग 50% से अधिक लोग कृषि में संलग्न है, और गांव की लगभग 90% से जो है 95% जनसंख्या कृषि कार्यों में ही संलग्न है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई कानून बनेगा, चूंकि अधिकतर लगभग जो है 67% जो है कृषि ही लोग भारत में करते हैं, लगभग 67% पुराना डाटा है। अब लगभग मान लेते हैं 60% से ऊपर मान सकते हैं अभी भी ये कृषि करते हैं लोग भारत में। ठीक, तो कुल मिलाकर के जब इतने परसेंट लोग भारत में कृषि करते हैं, तो जब भी चूंकि इनका भी तो अपना एक वोट होगा, और इसी वोट के चलते आप देखिएगा, या वोट नहीं भी होगा तो भी आप देखिएगा राजनीतिक व्यवस्था में उनको आकार देने वाले ये कारक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा जनमानस है जो कि विद्रोह भी कर सकता है। ठीक, आप देखते हैं कृषि कानून बना था, उसके खिलाफ कितना विद्रोह हुआ था। ठीक, तो कृषि और उद्योगों को ध्यान में रख करके इसको आकार प्रदान किया जाता है, यानी आकार मिलता है किसको, राजनीतिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को। अगला आपका कारक है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास यानी कि जब भी कोई कानून या व्यवस्था बनाई जाती है तो ऐसी व्यवस्था को बनाया जाता है ताकि उससे उद्योगों का विकास हो सके। ठीक, उद्योगों का अगर विकास होगा तभी ना आगे चल करके उनसे टैक्स वगैरह मिलेगा ना उनको, लोगों को, यानी पॉलिटिकल जो सिस्टम में बैठे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं पे औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है, और औद्योगिक विकास से आकार मिलता है राजनीतिक व्यवस्था को। इसके अलावा आर्थिक सुधार यानी कि जब भी कोई कानून वगैरह बनेगा तो इसमें ये किया जाएगा कि भारत का जो दिशा है, जो व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल जो सिस्टम है उसमें सुधार हो सके, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसका ये भी एक कारक है। इसके अलावा अगला कारक है राजनीतिक दलीय व्यवस्था। राजनीतिक दलीय व्यवस्था में आप तमाम प्रकार के, आप देखते हैं तमाम प्रकार के राजनीतिक दल हैं, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं जो है चाहे सपा हो गई, चाहे बसपा हो गई, या और भी तमाम प्रकार की पार्टियां जो है नई नई वो बन रही है। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, इसके कारण से क्या होता है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ हुआ तो एक प्रकार से उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है विपक्षी टीम का, यानी विपक्षी वालों का। कोई काम मोदी अगर सही करेंगे या गलत करेंगे तो तुरंत सवाल कौन उठाता है, जो विपक्षी दल के लोग होंगे। यानी कि चाहे कोई काम, अगर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय मनमोहन सिंह जी जो काम करते थे उस समय भाजपा वाले उसका विरोध करते थे खुल करके। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि जब विपक्षी टीम जो होती है, अगर विपक्ष ही ना हो, राजनीतिक दलीय व्यवस्था ना होती तो मनमानी होने लगती, तानाशाही होने लगती, जिस प्रकार से चाइना वगैरह में कभी कभी होती है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो है इसको ध्यान में रख करके राजनीतिक व्यवस्था को आकार, यानी कि राजनीतिक दलीय व्यवस्था से आकार मिलता है राजनीतिक व्यवस्था को। ठीक, भारतीय में। इसके अलावा अगला है केंद्र राज्य दलीय व्यवस्था। केंद्र राज्य की जो दलीय व्यवस्था है, केंद्र राज्य की दलीय व्यवस्था मतलब क्या होता है कि केंद्र में आप देखते हैं अलग प्रकार का व्यवस्था है, राज्य में अलग प्रकार की व्यवस्था है। केंद्र राज्य का संबंध भी, इसको भी संविधान में डिनोट कर दिया गया है। तो जब भी कोई कानून बनता है तो राज्य की सीमाओं को भी ध्यान में रख करके, ताकि चूंकि राज्य जो है वो समुचित तरीके से भारत में मिला रहे और राज्य में कोई तकलीफ ना हो, या कौन सी चीजों पे राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची जो है उसमें कानून मतलब कि देश भी बनाता है और आप देखते हैं राज्य भी बनाते हैं समवर्ती सूची में। तो उसमें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, यानी केंद्र राज्य की जो दलीय व्यवस्था होती है तो वो भी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा प्रभावशाली एवं करिश्माई नेतृत्व।
प्रभावशाली और करिश्माई नेतृत्व का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं कि पिछले कई दशकों से जो प्रधानमंत्री आते हैं या फिर कोई भी जो नियम कायदे बनाने वाले, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फिर कोई व्यक्ति होते हैं जो कि एक प्रकार से नेतृत्व करने वाले होते हैं, चाहे वो मतलब अलग अलग पदों पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं नेतृत्व करते हैं। और खास करके प्रधानमंत्री की खास करके बात करूं, अगर अच्छा प्रधानमंत्री है, अगर अच्छा नेतृत्व किया उसने, ठीक है, अगर अच्छा उसने अपने संचालन किया सही तरीके से, तो भाई देखिएगा, चूंकि जब ये अच्छा तरीके से कुछ करेगा तो राजनीतिक व्यवस्था को एक अच्छा आकार मिलेगा, और जब बुरी चीजें करेगा तो बुरा आकार मिलेगा। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था को आकार मिलता है जो शासन कर रहा व्यक्ति होता है उसके द्वारा भी। अगर वो अच्छा प्रभावशाली शासन करेगा तो निश्चित तौर पर उसके आकार बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रमुख कारक के रूप में खास करके आता है करिश्माई नेतृत्व, प्रभावशाली जो नेता मतलब राज्य का मुखिया होता है उसके द्वारा। तो कुल मिलाकर के ये 16 चीजें आपने ये कारकों के रूप में समझ ली, और चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। ठीक, ये बात है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से खास करके संविधान बना और उसी संविधान में सारी चीजों का मेंशन कर दिया गया और उसी के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था चलती है। आप देखते हैं जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक कौन सी कार्यपालिका? व्यवस्थापिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, और जो न्यायपालिका है कानून से जुड़े हुए विवादों पर निपटारा करती है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई, इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को एक आकार, एक स्वरूप देने में। ठीक है, और इसके ये कारक है, तो इसीलिए इसको कारक, चूंकि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका है? संविधान की प्रस्तावना की, एकीकरण की समस्या, भारतीय संविधान, क्षेत्रीयता, धर्म समायोजन, सहमति के सिद्धांत, ब्रिटिश विरासत, जाति, आधुनिकीकरण, इसके अलावा सांस्कृतिक चीजें, कृषि और उद्योग, औद्योगिक विकास, आर्थिक सुधार, राजनीतिक दलीय व्यवस्था, ठीक है, केंद्र राज्य दलीय व्यवस्था, प्रभावशाली एवं करिश्माई नेतृत्व। चूंकि भारत में खास करके इसलिए जो है राजनीतिक दलीय व्यवस्था को यहाँ पर हमने रखा, क्योंकि भारत क्या है? भारत में आप देखिएगा एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता इसीलिए रखी गई है क्योंकि क्या हो, ताकि जो है किसी प्रकार का कोई ये ना हो कि कोई राज्य ये समझने लगे कि हम अपने आप में एक देश है। कल को भी अपना संविधान से, जम्मू कश्मीर में ऐसी समस्या थी, तुरंत जो है मोदी जी ने दिमाग लगाया और निपटा दिया फिर। ठीक, तो इसी प्रकार से जो ऐसी व्यवस्था नहीं, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। जुड़ भारत की सीमा में आप जुड़ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं, यानी आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का नहीं है। ठीक, तो इसी प्रकार से कहा रहेगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर चले गए तो फिर दोबारा आओ या ना हो कोई पता नहीं है। तो केंद्र राज्य दलीय व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इसी प्रकार से है कि भारत देश में अगर कोई टुकड़ा जमीन का शामिल हो जाता कोई राज्य, तो फिर दोबारा वो निकल नहीं सकता है। ठीक, और केंद्र सर्वोपरि है भारत में। ओके, तो कुल मिलाकर के ये सभी चीजें जो है एक कारक के रूप में भूमिका निभाती है राजनीतिक व्यवस्था को बनने में। ठीक, ये चीज आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख कारक। अब भारतीय संघीय व्यवस्था के, चूंकि भारत क्या है? एक संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, या भारत राज्यों का एक संघ है। अब आप सोचिए कि राज्यों का एक संघ है भारत, और चूंकि भारत जब एक राज्यों का संघ है इसीलिए इसकी एक व्यवस्था होगी, संघीय व्यवस्था होगी। तो इसी भारतीय संघीय व्यवस्था को बनाने के लिए, या भारतीय संघीय व्यवस्था को लागू करने के लिए, या भारतीय संघीय व्यवस्था किन किन कारकों से आई, ये भी तो ध्यान देना होगा। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो प्रमुख कारक आप देखिएगा। पहला कारक है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन जैसे कि राज्यसभा, इसके अलावा राज्यपाल का पद, एकल नागरिकता, ठीक, इसके अलावा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, और इसके अलावा एकात्मकता का प्रभुत्व। अब यहाँ पर इन चीजों को हम समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात यह है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। विभाजन मतलब क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था को समझने के लिए आपको केंद्र राज्य संबंध समझना पड़ेगा। ठीक, केंद्र राज्य संबंध की अगर मैं बात करूं तो खास करके शासन जो बटा हुआ है कि कहां तक, यानी पुलिस प्रशासन किसके हाथ में रहेगा। तो आप देखते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग है, महाराष्ट्र की पुलिस अलग है, सबकी पुलिस अलग अलग है। ठीक है, और किस पर कानून कौन बनाएगा, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कानून राज्य बनाता है,
कुछ ऐसे कानून हैं, मतलब कि कुछ ऐसे सेक्टर है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कानून मतलब राज्य बनाता है। अर्थात कुछ यानी 3 सूचियां भारत में है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। जो राज्य सूची है उस पर कानून राज्य बनाता है, जो केंद्र सूची है इस पर कानून केंद्र बनाता है, और जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन जब कभी किसी एक ही मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया है तो उस पर प्रभावी किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। या फिर मान लेते कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है पहले से, लेकिन अब क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार को लग रहा है कि यह कानून सही नहीं है जनता के लिए, तो वो क्या करेगा? अब उस कानून में हेरफेर करके क्या करेगा? उसको परिवर्तित करके उसमें संशोधन कर सकता है। अर्थात तब उसी मुद्दे पर, सेम मुद्दे पर जो केंद्र सरकार कानून बनाएगा वही लागू होगा, वो सर्वोपरि होगा। अर्थात भारत की जो सत्ता है या भारत का जो शासन है मुख्य रूप से वो केंद्र में क्या होता है? केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता है, केंद्र में एक प्रकार से घुसा हुआ है, यानी केंद्र सर्वोपरि है भारत में। ठीक है, क्योंकि भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। ऐसे राज्यों का संघ नहीं जिसमें दोहरी नागरिकता हो, क्योंकि अमेरिका में आप देखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता होती है और एक देश की नागरिकता होती है, यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। जैसे कि मान लेते हैं भारत में दोहरी नागरिकता कैसे होगी? आप भारत के नागरिक हो, ना कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हो। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो और भारत के नागरिक हो। जबकि अमेरिका की बात किया तो अमेरिका में जो राज्य होगा उस राज्य के भी आप नागरिक हैं, उसका अलग नागरिक सर्टिफिकेट आपका है, और जो देश है अमेरिका, अमेरिका का अलग सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो इस प्रकार से देखिएगा वहां पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है जो कि भारत की संघ को मजबूत करती है। ठीक, तो शासन शक्तियों का चूंकि स्पष्ट तरीके से विभाजन कर दिया गया है कि फलाने चीज पर तोहे कानून बनावक है और फलाने चीज पर तोहे कानून बनावक है, यानी अलग अलग विधायक है कि राज्य इस पर बनाएगा, केंद्र इस पर बनाएगा। अगर राज्य और केंद्र में कानून टकराते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक, तो इसके कारण से क्या होता है? संघीय व्यवस्था अच्छे तरीके से चल रही, बनी हुई है। ठीक, दूसरा कारक संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी मामला फंसता है तो उसमें संविधान को पढ़ा जाता है, संविधान के नियमों को देखा जाता है कि क्या ये चीज जो हो रही है ये संविधान के दायरे में है या संविधान के खिलाफ तो नहीं है। इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत में खास करके संविधान की सर्वोच्चता है, हर एक बात जाकर के संविधान पर टिकती, क्योंकि भारत में खास करके संविधान सर्वोपरि है। ठीक, जब भी सुप्रीम कोर्ट की बात आती तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च, संविधान का एक प्रकार से रक्षक कौन है? संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वो क्या है? वो संविधान की रक्षा करता है, संविधान में किसी प्रकार के हुए संशोधन को ध्यान से देखता है, गलत तरीके से किया गया संशोधन मान्य भी नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो संविधान की सर्वोच्चता के द्वारा ही आप देखिए, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है इसीलिए चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, सभी को संविधान के दायरे में ही रह करके काम करना है, मनमर्जी नहीं चलने वाली है। तो संविधान की सर्वोच्चता जब रहेगी तो संघीय व्यवस्था बनी रहेगी। तीसरा पॉइंट, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन। यदि आप देखते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका में, केंद्रीय व्यवस्थापिका मतलब क्या होता है? संसद। संसद की बात की जाए तो अनुच्छेद आप देखिएगा, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 80 में खास करके आप देखिएगा जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है, राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 में आप देखते हैं लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा के बारे में आप देखते हैं तो खास करके लोकसभा तो भाई है ही है केंद्रीय व्यवस्थापिका में, चूंकि आप देखते हैं उसमें चुनाव लड़के लोग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो एक प्रकार से आप देखते हैं राज्यसभा में बैठने वाले जो लोग होते हैं, राज्यसभा के सांसद भी होते हैं, एक राज्यसभा के सांसद होते हैं और एक विधान मतलब कि सॉरी एक जो है मतलब कि उसके होते हैं लोकसभा के सांसद। लोकसभा के सांसद होते हैं, जो सांसदी का चुनाव होता है, आप लोग चुनते हो तो लोग मोदी जी को वोट देते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, मुखिया चुनते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में खास करके जहां लोकसभा होती है, जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वही राज्यों के भी कुछ सदन होते हैं, राज्यों के यानी कि राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं विभिन्न राज्यों से, जो मतलब एक प्रकार जैसे राज्यसभा में आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से गए होते हैं। विधान मतलब जैसे कि आप देखते हैं एक एमएलए होता है, तो एमएलए विधायक को कहते हैं, और एमएलसी मतलब कि किसको कहते हैं? एमएलसी एक प्रकार से विधान परिषद के सदस्य को कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो
राज्यसभा भी है केंद्रीय स्तर पर। मानते हैं लोकसभा ने कोई कानून बनाया तो राज्यसभा में भी उसको पारित करवाना है। ऐसा नहीं कि लोकसभा में कोई कानून बनाया तो लोकसभा ये इसे पास कर देगी, बिल्कुल नहीं। उसमें राज्यसभा में कानून जाएगा, राज्यसभा में भी उसको 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक, और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत, तब उस पर कोई कानून बनेगा, तब संविधान संशोधन होगा। ऐसे नहीं हो जाता संविधान संशोधन। तो यानी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में यानी कि संसद में खास करके राज्यसभा की जो भूमिका भारत में है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संघीय व्यवस्था में, ठीक है। यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख कारकों में शामिल है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का क्या होना, सदन होना, यानी कि राज्यसभा का होना। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्यपाल का पद आप देखते हैं, चूंकि आप देखते हैं राज्य सर्वोपरि नहीं है और राज्यों पर एक प्रकार अगर राज्य कोई गलत काम कर रहा है, राज्य में मुख्यमंत्री कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बैन करने के लिए कौन बैठा है, राज्यपाल रहता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कौन बनता है, बहुमत यानी जैसे मोदी जी हैं तो मोदी जी जिसको चाहेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि उनके तरफ ही सांसदों का एक प्रकार से बाहुल्य रहेगा, क्योंकि सांसद ज्यादा नहीं रहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो कुल ना करके राष्ट्रपति वही बनेगा जिसको एक प्रकार से जो बहुमत का नेता होगा, जो बहुमत के लोग होंगे वो उन्हीं की तरफ से बनना है। तो कुल ना करके राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल कभी पद से हटता नहीं है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति चाहेगा तब हटा सकता है, बाकी इसका कोई मतलब ये नहीं कि कब हटा दो, कोई मतलब कि संवैधानिक दायरा ही नहीं फिक्स है कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। तो मतलब कि कभी कभी आप देखते होंगे कि आपातकाल लगाना होता है तो राज्यपाल एक प्रकार से फुल फॉर्म में आ जाता है। तो राज्यपाल एक प्रकार से उसकी जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री की होता है, ठीक। केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति की भूमिका इसलिए नहीं नजर आती है क्योंकि क्या होता है कि केंद्र स्तर में जो मुख्य प्रधानमंत्री होता है खास करके लगभग अधिकतर वही मतलब कि मतलब प्रधानमंत्री जो होता है उसी के माफिक का ही हो जाता है राष्ट्रपति। अगर माफिक का नहीं रहता तो फिर टकराव होता है विचारों में, ठीक, और अब तो हो ही नहीं रहा कोई टकराव विचारों में, ठीक। तो राज्यपाल की अगर बात की जाए तो राज्यपाल चूंकि जो केंद्र में यानी कि मान लेते मोदी सरकार है, अब मोदी सरकार के मतलब की द्वारा चुने गए जो राज्यपाल होंगे खास करके राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए, अब वो अगर मान लेते हैं कि कहीं दूसरे राज्य में किसी दूसरे मतलब किसी चीजों की सरकार है या किसी दूसरे मतलब की पार्टी की सरकार है, तो क्या होगा, राज्यपाल हर एक मामले में थोड़ा टांग लड़ाएगा कि हाँ एक सही करे, मतलब जांच परख खूब अच्छे तरीके से करेगा, अपने पूर्ण शक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक। अगर वही सरकार तो चले, ठीक, ये चीज। तो इसलिए यानी राज्यपाल है तो क्या होता है, यानी राज्य अपने आप में एक प्रकार से ज्यादा शक्ति में नहीं आ पाते हैं, ठीक। ये राज्यपाल उन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। अगला है एकल नागरिकता। भारत की एक प्रकार से जो संघीय व्यवस्था जो कायम है चल रही है वो एकल नागरिकता, यानी कि ये ना समझे भारत के मतलब कि कोई जैसे यूपी का कोई है, कोई तमिलनाडु का है, कोई मुंबई का है, तो ये ना समझ लो कि बस महाराष्ट्र की नागरिकता हमारे पास हो गई, अब महाराष्ट्र हम एक देश बनाएंगे, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के नागरिक हो, तमिलनाडु के नागरिक हो, यूपी के नागरिक हो, बिहार के नागरिक हो, सॉरी बिहार के निवासी हो, इन सभी के निवासी हो, नागरिक आप नहीं हो, राज्यों के नागरिक नहीं हो, आप देशों के नागरिक हो, यानी कि देश के नागरिक हो, आप भारत देश के नागरिक हो और राज्यों के आप क्या हो, निवासी हो, ठीक। तो ये एकल नागरिकता जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप केवल भारत के जो है भारत के नागरिक हो, इसीलिए आपके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना का जागृत होगा, यानी आप अच्छा काम करेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति काम करेंगे, क्षेत्रवाद की भावना आपके अंदर कम पनपेगी, ठीक। तो संघीय व्यवस्था के प्रमुख कारकों में एकल नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की जाए, ये क्या होता है, संघीय व्यवस्था को बरकरार रखती है। क्यों बरकरार रखती है, जब भी कोई मामला फंसता है चाहे केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच में, चाहे राज्य और राज्यों के बीच में कोई मामला फंसता तो निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्रता करने के लिए होता है न्यायपालिका, वो किसी के ऊपर यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी कि संसद से और इन सभी से भिन्न होती है, अलग होती है, निष्पक्ष होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी प्रधानमंत्री का किसी राष्ट्रपति का दबाव नहीं होना चाहिए कि हाँ यही आपको नियम बनाना है, और यही बात भारत में है। भारत में क्या है, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन जो है सामान्यतः इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे खास करके आजादी के बाद के इतिहास को, तो उसमें आपको कुछ ऐसा समय आएगा इसमें आप देखिएगा प्रधानमंत्री ने जो न्यायपालिका के द्वारा जो संशोधन मतलब कि वो हुआ उसमें भी हेरफेर करवा दी। यानी कि एक प्रकार से आप देखिएगा कि निष्पक्ष और न्यायपालिका का स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है, पक्षपाती न्यायपालिका नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अंतिम व्यक्ति का एक प्रकार से अंतिम उद्देश्य ही होता है, अंतिम उद्देश्य नहीं। मतलब कोई आपको दंड, मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई आपके प्रति गलत सोच रहा है, आपके लिए गलत कर रहा है और आपने उसके प्रति एक प्रकार से बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं, तो आपको क्या रहता है, लास्ट चारा रहता है, मतलब कोर्ट के पास जाना, न्यायपालिका के पास जाना। तो उस कुल मिलाकर के न्यायपालिका अगर आपकी किसी के दबाव में आकर के कानून दे, मतलब कि वो दे रही है, फैसला सुना रही, तो फिर दिक्कत की बात है। यानी न्यायपालिका को हमेशा एक लोकतंत्र में, चूंकि लोकतंत्र में आए दिनों धरना होते हैं, और चूंकि अगर धरना ना हो, मतलब कि धरना होते हैं, अगर न्यायपालिका ना हो तो क्या होगा, सरकारें क्या अपने खिलाफ बैठने देगी तुमको रोड पे? बिल्कुल नहीं बैठने देगी। तुरंत जो है छोटा चार्ज, लाठी चार्ज होगा और आप अंदर बैठने देंगी। न्यायपालिका ये जो दहशत बनाए रखती है सरकारों के अंतर्गत की गलत काम या मानवाधिकार वाले तुरंत गलत काम नहीं करने देते हैं। तो कुल मिलाकर के निष्पक्ष न्यायपालिका का होना संघीय व्यवस्था में बहुत जरूरी है, खासकर लोकतंत्र में तो बहुत जरूरी। तो ये भी एक कारक है संघीय व्यवस्था को बनाए रखने में। इसके अलावा एकात्मकता का प्रभुत्व, भारत में खास करके एकात्मकता का प्रभुत्व है। कोई भी चीज है, भारत भले ही अनेक अनेक राज्यों में अनेक विविधतापूर्ण जो क्षेत्रों में फैला हुआ है, तमाम प्रकार के राज्य हैं, तमाम प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, तमाम प्रकार के विचारधारा, संस्कृति, सभ्यता के लोग हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद, ये सब रहने के बावजूद भी क्या है, हम लोगों में एकात्मकता की भावना है। विभिन्न धर्म, विभिन्न कल्चर के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, विविधता में एकता। ये भारत की एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी चीज है। और आज दुनिया में अगर भारत का नाम जाना जाता है तो विविधता में एकता को लेकर के ही जाना जाता है। इस मामले को लेकर के भारत का कहीं ना कहीं पे जो एक प्रकार से जो संघीय व्यवस्था को आज ठेस नहीं पहुंच रही है, भारतीय संघीय व्यवस्था को कोई हानि नहीं हो रही है, एकात्मकता का प्रभुत्व होना। क्योंकि अगर एकात्मकता का प्रभुत्व नहीं होगा तो फिर एक प्रकार से अलग अलग लोग अपने अपने चीजों के हिसाब से करेंगे। हिंदू धर्म अपने तरफ से काम करने का प्रयास करेगा, मुस्लिम धर्म अपने तरफ से, सिख अपने तरफ से, पारसी बौद्ध अपने तरफ से, जैन अपने तरफ से, ठीक है, यहूदी अपने तरफ से। यानी कि तो किसी प्रकार का कोई स्वतंत्रता यहाँ पर मतलब कि कानून के मामले में नहीं देनी चाहिए। हर एक कानून सभी के लिए बनाना चाहिए, किसी को अलग कानून नहीं देना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, सभी कानून सभी नागरिक के लिए बराबर है संविधान के अकॉर्डिंग, तो उसको मानना चाहिए। तो इसी प्रकार से एकात्मकता का जो प्रभुत्व रहेगा, यानी कि जब एक ही कानून बनेगा उसके लिए सभी पर लागू होगा, ठीक। और सभी धर्म के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी क्षेत्र के लोग सब एक ही है और सब एक ही भारत के निवासी हैं। ये भावना खास करके ये बहुत, और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं अलग अलग राज्यों के ऊपर एक केंद्र बैठा, ये भावना संघीय व्यवस्था को और मजबूत करती है। तो कुल मिलाकर के ये 6-7 कारक ऐसे हैं जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख कारक हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। तो कुल मिलाकर के इतनी चीज आपने समझा, जाना और परखा। आगे बढ़ा जाए फिर। वैसे लगभग आपका ये चीजें आपकी लगभग समाप्त हो चुकी हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के कुछ कारकों के बारे में आपने जाना, और खास करके भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है जो कि भारतीय संघवाद को क्या बनाता है, एकात्मकता का जो प्रभुत्व है। एकात्मक लक्षण का मतलब जैसे कि क्या है, भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान में आप देखिएगा कि एकात्मकता की चीजों को लाने के लिए, जैसे कि एक संविधान है भारत देश का, पूरे के पूरे देश का क्या है, एक ही संविधान है। एक ही संविधान के अलावा आप देखिएगा संविधान संशोधन भी होता रहता है समय समय पर। इसके अलावा आप देखिएगा संविधान संशोधन के अलावा आपातकालीन शक्ति भी है, ठीक है। 352, 356, 360 अनुच्छेदों के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा चीजें लगाई जा सकती ताकि एकात्मकता रहे। अगर राज्य अपने तरीके से मनमानी करने लगे तो तमाम प्रकार की आपातकालीन शक्तियां उसको लगा सकते हैं। तो ये एकात्मकता का प्रभुत्व है, ठीक। इसके अलावा एकल नागरिकता है। अपशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो 248 के अनुसार केंद्र सरकार के पास निहित होती हैं, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा बात की जाए और भी ऐसे कारक है, एकल नागरिकता कारक है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि भारतीय संविधान, तो मैंने इसको रखा है एकल नागरिकता, ये सब एकात्मकता के लक्षण है। इसके अलावा राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व करना, राज्यों के प्रतिनिधि होना, ठीक। इसी प्रकार से आप देखते हैं ये सारी चीजें जो होती हैं। और इसके अलावा लोक सेवाओं का विभाजन नहीं है, एकल संगठित न्याय व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अकेले पूरे देश के लिए है, यानी कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, ठीक है। ये सब एकात्मकता के लक्षण को बढ़ाती हैं। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन अच्छे तरीके से है, प्रारंभिक बातों में एक रूपता आती है। ये तमाम प्रकार की चीजें जो कि भारतीय संघवाद को अच्छी बनाती है, भारतीय संघीय व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाती है। भारतीय संघवाद की बात की जाए तो संविधान जो है वेत्ता थे, उनका नाम है केसी व्हीयर। वो कहते हैं कि एक प्रकार से भारतीय संविधान कैसा है, अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान को उन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, जबकि ग्रेनबली जो है ऑस्टिन ने कहा
कि इसे सहयोगी संघवाद कहा है। भारतीय मतलब किस संघवाद को, किसको, भारतीय संघवाद को क्या कहा है, भारतीय संघवाद को क्या कहा भाई, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। और इसके अलावा तमाम सारे लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। वैसे अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन उपबंध, ये सब आप देखिए, वित्त आयोग, ये सब कहीं ना कहीं पे केंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण जाने जाते हैं। ये सब एक ही है, एक ही न्यायपालिका है और इसी प्रकार से वो एक ही व्यवस्थापिका, एक ही संसद है। वहीं पर एक ही संसद में जाकर के सभी लोग बैठते हैं विभिन्न राज्यों से। तो कुल मिलाकर के एकात्मकता का जो लक्षण भारतीय संविधान का बना रहता है और संघवाद अच्छे तरीके से चल रहा है। तो भारतीय संघवाद के बारे में आपने जान लिया। संघवाद एक ऐसी विचारधारा जिसमें क्या होता है, सभी राज्य कहीं ना कहीं पे, सभी राज्यों की जो अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जो भी बची कुछ चीजें हैं, वो सब कहीं ना कहीं पे वो केंद्र के पास नहीं होती है। जो कुछ भी यानी कि सेना से संबंधित शक्तियां हो गई या फिर मतलब इसके अलावा कोई बाहरी मामला होगा, युद्ध हो गया, तो इन सभी में केंद्र सरकार स्वयं कानून बनाती है। राज्य सरकार कोई केंद्रीय मामलों में, कोई विदेशी व्यापार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, उस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। और इस सभी चीजों के लिए खास करके भारतीय संघवाद जाना जाता है। और भारतीय संघीय व्यवस्था खास करके इन्हीं सभी कारणों से आज हमारे देश में है। और भारत देश दुनिया का एक प्रकार से बात की सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्यों लोकतंत्र? चूंकि एकात्मकता का प्रभुत्व है। यहाँ पर हर एक चीज में सभी के लिए कानून अलग अलग नहीं है, सभी के लिए कानून एक ही है और निश्चित तौर पर धीरे धीरे बन रहा है। तो उसमें लोगों को मदद करना चाहिए और सभी को संविधान के दायरे में रह करके हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को चलना चाहिए और ऐसा रहे ताकि किसी व्यक्ति को कोई हानि, कोई दुख ना पहुंचे। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं, हिंदी का कोर्स तो आप ले सकते हैं। हिंदी का कोर्स लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा। तो हिंदी कोर्स लेने के लिए हमारा नंबर जो अबाउट है उसी में दिया गया, उस पर आप व्हाट्सएप करिएगा तो आपको मिल जाएगा। नंबर है 91 61 93 60 62। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप व्हाट्सएप करिएगा तो आपको मैं जो है कोर्स के बारे में बता दूंगा। आप यहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे, सर मुझे को हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। तो मैं आपके पास एक जो है QR कोड सेंड करूंगा, उस पर आपको क्या करना है, मात्र 100 रुपये पे करने। उसके बाद में आपको PDF नोट्स और जो क्लासेस अभी तक उपलब्ध हो पाई हैं उनको मिल जाएगी और उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, फिर आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के आपने इन सभी चीजों को जाना तो और बाकी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का और जो भी सब्जेक्ट है, होम साइंस का, हिंदी का तो उसी में चल रहा है, बाकी और भी चीजें होंगी तो उन सभी की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी यूट्यूब पर ही। आप रात के 8 बजे से डेली आकर के चेक करिए कि कोई ना कोई क्लास आपकी चल रहेगी। हर सब्जेक्ट की क्लास डेली नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन आप एक बार डेली 8 बजे चेक कर लीजिएगा, कोई ना कोई क्लास आपकी चलेगी यानी हर एक सब्जेक्ट की। तो आप अपने सब्जेक्ट का वेट करिए और जब आपका सब्जेक्ट ले तो आसानी से पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, चलिए फिर गुड नाइट, आई लव यू। सभी को शुभ रात्रि, सभी आसानी से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, आई लव यू, गुड नाइट, आई लव यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।